नमस्कार, स्वागत है आप सबका लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ओके, तो आज हम करेंगे एलटी टेट 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ओके, अब देखिए जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, पी वाई क्यूज होते हैं, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी होते हैं। इसीलिए जो 2000 आज हम 2022 का पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। फिर जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद जो भी पी वाई क्यूज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस भाषा से माना जाता है? तो ये भाषा विज्ञान से क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, तो महाराष्ट्री है, पैसाची है, मागधी है या सोरसेनी अपभ्रंश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाना था सोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ है? सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सोरसेनी अपभ्रंश से और भी भाषाओं का विकास हुआ है, ठीक है, जैसे कि पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी वगैरह। ओके ओके, प्रश्न नंबर 2 है इसमें, विश्व की ऐसी भाषा का नाम बताओ जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करती है। ठीक है, तो रोमन है, संस्कृत है, हिंदी है या लिथुआनियाई? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाना था लिथुआनियाई। प्रश्न नंबर 3 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? ओके, ए ऑप्शन है 4 जनवरी 1958, बी ऑप्शन है 1 मार्च 1960 और सी ऑप्शन है 26 अप्रैल 1970 और डी ऑप्शन हो जाएगा 16 अगस्त 1972। तो जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, इसका जो स्थापना वर्ष है वो क्या हो जाएगा? 1 मार्च 1960 हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 4 पूछा गया था, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? मतलब जो हिंदी आज हम लोग बोल रहे हैं उसका जो विकास हुआ वो कहाँ कहाँ से हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो हिंदी है, हिंदी की जो मतलब जननी है वो किसको कहा जाता है? संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ठीक है, अब संस्कृत भाषा आई थी पहले, पहले संस्कृत भाषा थी, फिर उसके बाद पाली आ गई थी, उसके बाद प्राकृत आ गई थी, ठीक है, फिर अपभ्रंश थी और अपभ्रंश के बाद जो रूप आया था वो आया था किसका? हिंदी भाषा का आया था। ठीक है, तो यही अनुक्रम हो जाना था। अगर इसमें संस्कृत फर्स्ट ऑप्शन पे होता तो संस्कृत से जाना था, परंतु इसमें ऑप्शन पाली से था। ठीक है, तो पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद जो इसका अनुक्रम है वो हिंदी हो जाना था इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर होना था पाली, प्राकृत, अपभ्रंश व हिंदी। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, इसमें मैंने आप डायरेक्ट इसमें करवा दिया है आंसर ही। ओके, प्रश्न नंबर 5 है, पलवन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ओके, तो संकुचन है, पत्ते तोड़ना है, विस्तार है या संकुचित? तो पलवन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? विस्तार करना। तो ये जो क्वेश्चन आंसर मैं करवा रही हूँ ए सीरीज से है ये। ओके, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगी। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीजीटी, पीजीटी, जेवीटी, एलटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेट व कमीशन, एलाइड, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पर सभी कोर्सों की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग अधिक जानकारी के लिए 8894592402 पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ में लक्ष्य एकेडमी हिमाचल यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 6 था इसमें, अभिव्यक्ति का पर्यायवाची है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का पर्याय वाची है। अभिव्यक्ति का पर्यायवाची है, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन था अवहेलना, अवहेलना, बी ऑप्शन था प्रकटन, सी ऑप्शन दिया गया था इसमें अद्भुत, अद्भुत,
और डी ऑप्शन था विचार। तो अभिव्यक्ति क्या होता है, अभिव्यक्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अभिव्यक्ति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रकटन, ठीक है। मतलब किसी चीज को प्रकट करना, अभिव्यक्त करना। प्रश्न नंबर 7, करण का तद्भव शब्द हो जाएगा, करण का तद्भव शब्द या रूप हो गया, ठीक है। करण का तद्भव शब्द है, तो ए ऑप्शन है इसमें करण फूल, करण फूल। बी ऑप्शन हो जाएगा कान, सी हो जाएगा सोना, और डी हो जाएगा हाथ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करण का तद्भव रूप क्या होता है। करण कौन सा शब्द है, करण है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तित किए संस्कृत में होते हैं, ठीक है। मतलब वो होते हैं तत्सम शब्द, ठीक है, जो मतलब संस्कृत रूप में ही होते हैं। तो करण का क्या रूप हो, करण का जो तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से अपना रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो करण का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 संख्या है, स्टेटस क्यो, STATUS, स्टेटस क्यो के मतलब का हिंदी पर्याय क्या हो जाएगा, के लिए हिंदी पर्याय, मतलब इसका हिंदी रूप क्या हो जाएगा, के लिए हिंदी पर्याय। ए ऑप्शन है इसमें गंभीर स्थिति, गंभीर स्थिति। बी ऑप्शन हो जाएगा परिवर्तित स्थिति, परिवर्तित स्थिति। सी हो जाएगा यथापूर्व स्थिति, यथापूर्व स्थिति। और डी है वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति। ओके, तो स्टेटस क्यो के लिए जो हिंदी पर्याय है उसका अर्थ होता है परिवर्तित स्थिति, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन था 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा हुआ है शुक्ल जी ने, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। खुमान रासो, खुमान रासो किस कवि की रचना है? खुमान रासो किस कवि की रचना है? ओके, तो ए ऑप्शन है इसमें दलपति विजय, दलपति विजय। बी ऑप्शन हो जाएगा नल सिंह, नल सिंह। डी है सांगधर, सॉरी सी है सांगधर, और डी हो जाएगा अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ओके, खुमान रासो किस कवि की रचना है? दलपति विजय, नलसिंह, सांगधर व अमीर खुसरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की है। ठीक है, अब देखिए जो आदिकाल है उसमें रासो साहित्य है। ठीक है, तो रासो साहित्य की ये रचना है। ओके, दलपति विजय। प्रश्न नंबर 11। रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? रामानुजाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? किस संप्रदाय की स्थापना की है? ओके, तो रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय है वो कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? जैसे राधा बल्लवी है, श्री संप्रदाय है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन है। तो रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय था, इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी, श्री संप्रदाय। ओके, प्रश्न नंबर 12 है, ये भी आदिकाल से पूछा गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब आदिकाल में देखिए अन्य गद्य का जो साहित्य है आदिकाल में, ठीक है, गद्य पद्य जो साहित्य, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है? ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है? ए है इसमें काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र। बी हो जाएगा रीति शास्त्र, रीति शास्त्र। सी है व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र। और डी हो जाएगा अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र। तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ठीक है, उसमें जो मतलब प्रतिवाद्य विषय है, मतलब ये ग्रंथ किसके बारे में संबंधित है? तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है, तो ये व्याकरण शास्त्र से संबंधित ग्रंथ हो जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंक्ति वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, हमने पीएचडी हिंदी का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है, ठीक है। तो उसमें भी पंक्ति वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब टेट में भी पंक्ति वाले क्वेश्चन पूछे गए। अब जो टेट में जो लेवल होगा, इसमें थोड़ा सा मतलब जो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जो सर मान्य इसमें ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है। और जो पीएचडी हिंदी और आईएलटी कमीशन का होगा, उसमें डीपली जाके आप लोगों को पंक्तियों को क्या करना है, पढ़ना है। ओके, तो प्रश्न नंबर 13 क्या है? अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंछी करे न काम, किस कवि की पंक्तियां हैं? किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका हो जाएगा कबीर दास, कबीर दास। बी हो जाएगा दादू दयाल, दादू दयाल। सी है मलुक दास, मलुक दास। और डी हो जाएगा सूरदास, डी हो जाएगा सूरदास। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ओके, इस तरह से आगे है ये पंक्ति। तो ये मलुक दास की पंक्ति है। ओके, तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाना था। प्रश्न नंबर 14 देखिए आगे। मृगावती, मृगावती किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? अब देखिए, जो मृगावती है ये सूफी काव्य धारा के कवि है, ठीक है। ये सूफी रचना है जो मृगावती है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, इसमें क्या क्या थे? मंझन, मंझन, कुतुबन, जायसी, दादू दयाल, दादू दयाल, ठीक है। तो मंजन थे, कुतुबन थे या जायसी थे मृगावती के जो रचनाकार कवि है। तो इसका हो जाएगा, अब देखिए, जो मृगावती है ये कुतुबन की रचना है, ठीक है। मृगावती किसकी है? कुतुबन की ये रचना है, और सूफी काव्य धारा की ये रचना हो जाएगी। और जो सूफी काव्य धारा है वो किसके अंतर्गत आता है? भक्ति काल में, ठीक है। तो भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा है, सगुन है, ठीक है। तो निर्गुण के दो पार्ट थे, उसमें संत था, सूफी था, ठीक है। तो सूफी काव्य धारा के कवि है कुतुबन, उनकी रचना है मृगावती। ओके, नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का कौन सा काल, हिंदी साहित्य का कौन सा काल ललित कलाओं का स्वर्ण युग है? ललित कलाओं का स्वर्ण युग है। ओके, तो ए ऑप्शन है
आदिकाल, बी हो जाएगा आधुनिक काल, बी ऑप्शन दिया था आधुनिक काल। अब इसमें कहा गया है ललित कलाओं का, ठीक है, आधुनिक काल। सी हो जाएगा ऑप्शन में रीतिकाल, और डी हो जाएगा भक्ति काल, भक्ति काल, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है, हिंदी साहित्य का कौन सा काल ललित कलाओं का स्वर्ण युग है, ठीक है। ललित कलाओं के बारे में पूछा कि स्वर्ण युग जिसको माना गया है, तो कौन सा काल है, जो रीति काल है उसको ललित कलाओं का स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है। वैसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना था, तो भक्ति काल होता है, ठीक है। परंतु याद रखना, ललित कलाओं का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, रीति काल को कहा जाता है। ओके, प्रश्न नंबर 16 पर जो क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भक्ति पकायो भोग। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग। किस कवि की पंक्तियां हैं, भोग है कई जगह लोग लिखा है, ठीक है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, तो किस कवि की पंक्तियां हैं ये, किस कवि की पंक्तियां हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये। ओके, तो देखिए इसमें जैसे ऑप्शन थे, गोरख है, तुलसीदास है, जायसी है, ठीक है। तो जो गोरख जगायो जोग भक्ति बखायो भोग, ये जो तुलसीदास की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये, तुलसीदास, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 पर है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना। छायावाद को स्थूल के प्रति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना। छायावाद स्थूल के प्रति, इस तरह से छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। विद्रोह तो बहुत बार, ये पंक्ति तो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम हो। ओके, तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। टेट हो, एल्टिक मिशन हो, पीएचडी हिंदी हो, बहुत बार ये पंक्ति क्या है पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने ये कहा। प्रश्न संख्या 18 है, रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस शब्द से हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें ऑप्शन था रासुए, रासुए, ठीक है। बी ऑप्शन था रास, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें रासक, और डी ऑप्शन हो जाएगा रसिक।
ओके, तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अब देखिए, राजसु से भी मानी गई है, रास से भी मानी गई है, रासक से भी, सब विद्वानों ने अपने अपने अनुसार मानी हुई है, ठीक है। रसिक से भी मानी है, परंतु मतलब जो मतलब अधिक क्लोज इसके है वो क्या है? रास है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, आधुनिक काल का, आधुनिक काल का श्रेष्ठ श्रेष्ठ महाकाव्य, श्रेष्ठ महाकाव्य किसे माना गया है? किसे माना गया है? तो इसमें क्या पूछा गया है? आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य। अब इसमें ऑप्शन देख लो, पद्मावत, पद्मावत, बी है कामायनी, और सी है ऑप्शन इसमें उर्वशी, और डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। ओके, तो आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य किसे कहा गया है? तो आधुनिक युग का जो श्रेष्ठ महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी है उसको कहा गया है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक युग में छायावाद के कवि थे। छायावाद के कवियों में जो चार प्रमुख स्तंभ थे, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, उनमें से प्रमुख स्थान है जयशंकर प्रसाद का। ओके ओके, 20 नंबर जो संख्या है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, तो हिंदी का पूछा गया है इसमें कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र किसे माना गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड। ओके, तो आज की क्लास को मैं यही एंड करती हूँ। तो क्लास को खत्म करने से पहले एक बार फिर से जानकारी देना चाहूंगी, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पर टीजीटी, पीएचडी, जेवीटी, एलटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, टेट व कमीशन के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर सभी कोर्सों की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग 8894592402 पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू, आज की क्लास को यही एंड कर रही हूँ।